एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गेम थ्योरी टॉपिक। सुपर इजी, बहुत इजी टॉपिक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम उनसे भी इजी है। बस द थिंग इज कि इसमें यहाँ पे टर्म्स डिफरेंट है जो आपने पहले नहीं देखी होंगी, जैसे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हो गया, पे ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अगर हम इन टर्म्स के बारे में पहले थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, फिर क्वेश्चन सुपर इजी होने वाले हैं। सो डोंट वरी, बहुत अच्छे से चीजें करेंगे। पहले आपको टर्म समझाऊंगी सारी और फिर आज की क्लास में क्वेश्चंस भी करेंगे। गेम थ्योरी के अंदर भी मेथड्स हैं काफी। आज सिर्फ और सिर्फ मैं सैडल पॉइंट्स करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी? सैडल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। आज एक ही मेथड करेंगे, और भी मेथड है इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर रहे होंगे। 3 to 4 क्लासेस के अंदर गेम थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें 3-4 मेथड है, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सुपर इजी, आराम से चीजें समझो। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? दैट इज प्लेयर। प्लेयर पे आते हैं। पहले करना क्या है? गेम थ्योरी। गेम थ्योरी है क्या? बहुत सिंपल सी चीज। गेम थ्योरी का मतलब डिसीजन थ्योरी, कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ, कैसे डिसीजन लूं, क्या करूं कि मैं उस गेम को जीत जाऊं। तो गेम थ्योरी इज ऑल अबाउट डिसीजन, कि कैसे स्ट्रैटेजी करूं, कैसे दूसरे को हरा सकती हूँ, वो दूसरा क्या सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे अपनी स्ट्रैटेजी चलूं, सामने वाले की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, सब कुछ कंसीडर करते हुए जब मैं किसी गेम में पार्टिसिपेट करके उस गेम को जीतने के लिए खेलती हूँ, दिस इज ऑल अबाउट गेम थ्योरी। तो ऐसे जो सारी चीजें मैंने बोली, अब एक एक करके टर्म्स को समझते हैं। नंबर 1 इज प्लेयर। अब प्लेयर कौन होता है? सुपर इजी, जो गेम को खेल रहा होता है। मान लो 2 चेस के बंदे हैं जो मतलब गेम खेल रहे हैं। अब प्लेयर कौन हुए? जो चेस खेल रहे हैं। 2 टीम है जो कोई मैच खेल रही है, तो प्लेयर कौन हुए? ये टीम्स। जो आपके पास गेम खेल रहा होता है दैट इज अ प्लेयर, जो गेम में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? सुपर इजी चीज। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि जो हम एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं ताकि मैं उस गेम को जीत जाऊं, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। वो सेट ऑफ एक्शंस जिससे मैं गेम जीत सकती हूं। देखो ये लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? द स्ट्रैटेजी ऑफ अ प्लेयर इज द प्री डिटर्मिन्ड rule by which a player decides his course of action from the list of courses of action during the game। अब ये तो नहीं कोई गेम जीतना तो मैं कुछ भी अपने मन से कर सकती हूँ, नहीं। जो चीजें अलाउड हैं उनमें से बेस्ट चीजें लेके जिससे मैं गेम जीत सकती हूँ, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। हाँ, मैं ये गेम ऐसे जीत सकती हूँ, मुझे पता है ये सामने वाला इसके बाद ये करेगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है? उस गेम को जीतने के लिए मैं क्या माइंड में सोच रही हूँ और क्या लगा रही हूँ ताकि वो मैं गेम जीत जाऊँ, वो एक्शन क्या कर रही हूँ जिससे गेम जीत जाऊँ, उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रैटेजी बोला जाता है। सुपर इजी चीजें, वर्ड सुने हुए, लेकिन जब किसी टॉपिक के अंदर आते हैं ना तो हमें लगता है पता नहीं टफ तो नहीं है, कुछ अलग मीनिंग तो नहीं है। नहीं, सिंपल मीनिंग है जब तक हम चीजें पता है हमें। बस आपको एक बार वर्डिंग पता लग जाए कि लिखना कैसे है इस सब्जेक्ट के अंदर, मींस इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, वो आपको अगर क्लियर हो जाए तो बहुत इजीली पेपर में लिख लोगे। नेक्स्ट इज प्योर स्ट्रैटेजी एंड मिक्स स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ठीक है, एक्शंस हमने परफॉर्म करने हैं जीतने के लिए, मतलब कुछ भी जो हम स्ट्रैटेजी अपनी तरफ से लगाते हैं कि हमें गेम जीतनी है। अब स्ट्रैटेजी भी 2 तरह की है, एक है प्योर स्ट्रैटेजी और एक है मिक्स स्ट्रैटेजी। प्योर स्ट्रैटेजी क्या होता है कि मेरे को मुझे पता है कि इस गेम में यही स्ट्रैटेजी लगती है, सामने वाला कुछ भी परफॉर्म करे, मुझे पता है अगर इस गेम में मुझे जीतना है मुझे ऐसे ही खेलना पड़ेगा, सामने वाला कुछ भी करता रहे, उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अगर मैं फॉलो करूंगी वो गेम जीत जाऊंगी, उसको बोलते हैं प्योर स्ट्रैटेजी। लेकिन मैं अगर ये सोच रही हूँ क्या स्ट्रैटेजी लगाऊं कि सामने वाला हार जाए, ये स्ट्रैटेजी भी लग सकती है, वो स्ट्रैटेजी भी लग सकती है, मतलब मेरे पास चॉइस है, मैं प्रोबेबिलिटी लगा रही हूँ इससे जीतूंगी या इससे जीतूंगी, उसको बोलते हैं मिक्स स्ट्रैटेजी। प्योर में फिक्स्ड है कि कोई भी सामने वाला कैसा भी खेले, जैसा मर्जी रहे, जो मर्जी स्ट्रैटेजी लगा ले, जो मेरी स्ट्रैटेजी है उससे मैं जीत जाऊंगी, दैट इज प्योर। लेकिन मिक्स में क्या होता है, मैं भी अभी सोच रही हूँ कि ये वाली लगाऊं कि ये वाली लगाऊं, मैं श्योर नहीं हूँ कि इससे जीतूंगी या इससे जीतूंगी, ये भी लग सकती है वो भी लग सकती है। इसमें एक ही है, ठीक है मैं इससे जीत जाऊंगी, लेकिन इसमें क्या है, मैं सोचूंगी कि सामने वाला कैसे सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकती हूँ, दैट इज मिक्स स्ट्रैटेजी। अब पढ़ते हैं वर्डिंग्स, क्या कह रहा है देखो। इट इज अ डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल द प्ले ऑलवेज टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब मेरे को पता है एक ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना वो मुझे गेम जिता देगी, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर कोर्स लेना एक्शन का। इफ अ प्लेयर
knows exactly what the other player is going to do, a deterministic situation is obtained. मुझे पता है कि गेम में मैं ये स्ट्रैटेजी चलूंगी तो सामने वाला ऐसे ही परफॉर्म करने वाला, मुझे कोई डाउट ही नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी को लेके, दैट इज प्योर स्ट्रैटेजी. मिक्स स्ट्रैटेजी क्या करती है, नहीं मैं सोच के चलती हूँ, ये भी कर सकती हूँ सामने वाला ये परफॉर्म करेगा, ये कर सकती हूँ सामने वाला ये परफॉर्म करेगा, तो इसमें तो मेरी फिक्स स्ट्रैटेजी है कि यही परफॉर्म करूंगी. इसमें मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकती हूँ. क्या कह रहे हैं, इट इज अ डिसीजन in advance of all plays to choose a course of action for each play in accordance with some particular probability distribution. यहाँ पे क्या है, accordance किसके अकॉर्डिंग है, probability distribution की. मैं सोच सकती हूँ कि अगर ये परफॉर्म करूंगी तो ऐसा हो सकता है, ये परफॉर्म करूंगी तो सामने वाला ये परफॉर्म करेगा. प्रोबेबिलिटी है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या था, पर्टिकुलर था. यहाँ पे मैं सामने वाले की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज कर सकती हूँ. हाँ ये करा तो शायद ये कर देगा, तो मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. अगर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है दैट इज प्योर स्ट्रैटेजी, लेकिन अगर दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है दैट इज द मिक्स्ड स्ट्रैटेजी. ये चीज क्लियर है, सुपर इजी चीजें हैं, आराम से समझो, वर्डिंग से डरना नहीं, मीनिंग सुपर इजी है. आगे देखो क्या लिखा है, इफ अ प्लेयर इज गेसिंग as to which activity is to be selected by the other on any particular occasion, a probabilistic situation is obtained. कि ये करूंगी शायद ये हो जाए, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को लेके पर्टिकुलर नहीं कि यही फॉलो करने, नहीं ये भी कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद जीत जाऊँ, कि शायद इससे ये करेगा सामने वाला. अगर मैं कोई गेम खेलूंगी, मैं स्ट्रैटेजी चल रही हूँ, तो सामने वाला भी तो कुछ स्ट्रैटेजी लेके आया होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी कि मेरे ये करने से सामने वाला शायद ये करे, नहीं अब मैं अगली स्ट्रैटेजी चेंज करती हूँ, हर अपनी जब भी मेरी टर्न आएगी अब ये नहीं वो स्ट्रैटेजी लगाऊंगी, तो इसमें चेंज होती रहती है, इसमें पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो होती है. तो मिक्स्ड में चेंज होती है, प्रोबेबिलिटी पे होती है, और ये डिटरमिनेंट मुझे पता है ऐसे ही चलना है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज प्योर स्ट्रैटेजी. क्लियर है चीजें, पक्का देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, दैट इज प्लेयर एंड स्ट्रैटेजी क्या होता है, एंड सेकेंड 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज पढ़ी, दैट इज प्योर स्ट्रैटेजी and mixed strategy. Now next term is ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी. अभी तक असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या कर रहे थे, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकालते, राइट. अब निकालेंगे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई जाए कि मेरा गेन मैक्सिमम हो. वो आपका किसी भी चीज में हो सकता है कि आपको कुछ अमाउंट मिलने वाला है या कुछ भी, मतलब आपको जीतने में कुछ मिलेगा, दैट इज आपका जो गेन है वो मैक्सिमम हो, दैट इज ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी. कि गेन क्या हो, मैक्सिमम, और जो आपका लॉस हो वो क्या हो, मिनिमम. तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी निकालेंगे. हमें क्वेश्चंस दिए, हमें ये बताया जाएगा कि प्लेयर 1 ऐसे खेल रहा है तो उसको ये मिलेगा अवार्ड में अमाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. प्लेयर बी खेलेगा तो उसको ये मिलेगा अमाउंट में. हम ये बताएंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करे, कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्टिमल रहेगी, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा इनको गेन हो. तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या है, द कोर्स ऑफ एक्शन विच मैक्सिमाइज, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब हम जो कर रहे हैं, विच maximizes the profit of a player और minimize his loss is called the optimal strategy. मेरा जो गेन है मैक्सिमम हो जाए, मेरा जो लॉस है वो मिनिमम हो जाए, उसे कहते हैं ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी. आप कहोगे मैम इसमें लॉस होने वाली क्या चीज है, बिल्कुल है. अगर आप और मैं खेल रहे हैं, मैं कहूंगी अगर मैं जीते तो मेरे +10 पॉइंट्स होंगे, आप जीते तो आपके +10 होंगे, ठीक है, हम खेल रहे थे. अब जब मेरे +10 होंगे तो वो आपके अकाउंट से भी माइनस होंगे, जब मुझे कुछ मिलेगा वो आपके अकाउंट से माइनस होगा. तो जब मेरा गेन हो रहा है तो आपका लॉस हो रहा होगा. ये अभी मैं आगे कंसेप्ट और अच्छे से समझाऊंगी. तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मेरा जो गेन है मैक्सिमम रहे, और अगर किसी को मुझे अपनी तरफ से पॉइंट देने पड़ रहे हैं वो मिनिमम रहे, दैट इज द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी. ये चीज क्लियर है अच्छे से. ये जो मैं बता रही हूँ +10 मेरे फिर +10 आपके, वो भी अच्छे समझाती हूँ. लेकिन गेन भी होता है जब मेरे पास कोई पॉइंट आता है, लेकिन लॉस भी होता है क्योंकि जब मेरे पास कोई पॉइंट आ रहा है तो आपका भी कोई पॉइंट जा रहा होगा, आप ही से पॉइंट ले रही हूं मैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस भी हो सकता है. तो गेन लॉस दोनों चलते हैं, बाहर से कोई पॉइंट नहीं आता, हम आपस में एक दूसरे को पॉइंट्स दे रहे होंगे. अगर मेरा प्लस हो रहा है आपका माइनस हो रहा होगा, वो कंसेप्ट हम आगे अच्छे से समझते हैं. ऑप्टिमल का मतलब समझ आ गया ना, कि प्रॉफिट मैक्सिमम और लॉस मिनिमम. नेक्स्ट इज पे ऑफ. पे ऑफ का मतलब मैं ये गेम क्यों खेल रही हूँ, मुझे एंड में पॉइंट्स मिलने वाले हैं, क्या मिलने वाला है. पे ऑफ का मतलब जो मैं गेम खेल रही हूँ उसकी आउटकम में मुझे क्या मिलने वाला है, उसको पे ऑफ बोलते हैं. क्या
क्या लिखा है, द आउटकम ऑफ प्लेइंग अ गेम इज कॉल्ड पे ऑफ। वो आपका अमाउंट भी हो सकता है, पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो गेम किस लिए खेलो, उसके बाद मुझे मिलने क्या वाला है, पॉइंट्स, अमाउंट, जो भी, उसको बोला जाता है पे ऑफ। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज पे ऑफ मैट्रिक्स। सुपर इजी चीज है और इंपॉर्टेंट भी, ध्यान से समझना। थ्योरी बाद में पढ़ते हैं, मैट्रिक्स बाद में बनाते हैं, पहले एग्जांपल से चीज समझते हैं, ठीक है। मान लो आप और मैं गेम खेल रहे हैं, राइट। अब हर एक सही मूव पे मुझे +10 मिलेगा। अगर आप हर एक सही मूव करोगे तो आपको +10 मिलेगा, ठीक है। जो भी एक सही मूव चलेगा उसको +10 मिलेगा। कोई भी गेम, हमने कैसी गेम डिसाइड करी म्यूचुअली, कैसी कोई गेम खेल रहे हैं कि अगर मैं सही चली तो मुझे +10 मिलेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी सही रही उस पॉइंट पे, उस मूव पे, तो आपको +10 मिलेंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है। मान लो मैं जीत गई पहला मूव, ठीक है, आपको भी जितवाऊंगी, टेंशन ना लो। पहला मूव मैं जीत गई, ठीक है, मुझे कितने मिले, +10 पॉइंट्स मिले, राइट। अगर मुझे +10 मिल रहे हैं तो वो आपके माइनस हो रहे हैं। क्यों, मेरा +10 हुआ, मैं कहां जा रही हूँ, विनर की तरफ जा रही हूँ। आपको वो +10 आपके लिए लॉस है। क्यों, मेरा बढ़ रहा है पॉइंट, तो आपके पॉइंट कम रह जाएंगे जीतने के लिए। तो मेरा +10 जो है वो आपके लिए -10 हो गया, मेरा गेन आपके लिए लॉस हो गया। सेकंड बारी में आते हैं, अब आप जीत गए सपोज, ठीक है, आपको कितने मिले, +10, आपको मिल गए +10, मेरे लिए लॉस है। क्यों, क्योंकि आप अब विनर की तरफ जा रहे हो, आपका ये +10 पॉइंट्स मेरे लिए लॉस है, मैं पीछे आ गई, आप आगे चले गए, तो आपका +10 मेरे लिए -10 हो गया। तो अगर एक को प्लस पॉइंट मिलता है वो दूसरे के लिए माइनस हो जाता है, क्योंकि वो जो जिसको प्लस मिला है वो विनर की तरफ जाता है। अब ध्यान से इस चीज को समझना। अब पे ऑफ मैट्रिक्स क्या करती है, पे ऑफ का मतलब क्या होता है कि आउटकम बताना कि हमें क्या मिलेगा, पॉइंट्स हो सकते हैं, अमाउंट हो सकते हैं। तो पहले हम ए की पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे कि ए को क्या मिला, सारा माइंड यहीं ले आओ, जो भी सोच रहे हो इधर उधर चीजें यहीं ले आओ। ए की पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। यहां पे हम क्या लिखते हैं, ध्यान से समझना चीजें। यहां पे मैं लिखूंगी प्लेयर, दैट इज ए। यहां पे क्या लिखूंगी, दैट इज प्लेयर बी। यहां पे प्लेयर मेंशन करते हैं, ठीक है, कर दिए मैंने प्लेयर, ठीक है। अब प्लेयर ए की सारी एक्टिविटीज लिख दो। यहाँ पे कैसी एक्टिविटीज लिखूंगी, 1 2 3 एन। ये कौन सी एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज है जो मैं मूव चल रही हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मैं वैसा भी कर सकती हूँ। तो जो प्लेयर ए है वो कौन सी एक्टिविटीज करेगा उस गेम के अंदर, वो लिखी है 1 2 3 एन। ऐसे प्लेयर बी कौन सी एक्टिविटीज करेगा, 1 2 3, यहाँ क्या लिख दी, एम लिख दी। तो प्लेयर ए क्या चलेगा और प्लेयर बी क्या मूव चलेगा, मैंने प्लेयर ए की ऐसे लिख दिए, प्लेयर बी की ऐसे लिख दिए। ये चीज क्लियर है। पहले ए की पे ऑफ मैट्रिक्स बना रही हूँ कि ए को क्या आउटकम मिलेगा गेम को जीत के, ठीक है। यहाँ पे आगे मान लो जब उसने फर्स्ट स्ट्रैटेजी चली, इसकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी के नीचे मेरी वैल्यू कितनी है, V11। ये चीज का ध्यान रखना, इसकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी और इसकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिख देते हो, थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा। इसकी वैल्यू मान लो कितनी है, V11। V11 क्या है, आउटकम है। अब इसकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी और इसकी सेकंड स्ट्रैटेजी, ये क्या लिखेंगे वैल्यू, V12। V12 का मतलब जब मैंने वो स्ट्रैटेजी चली, आपने कुछ किया, तो मेरे को यहाँ पे पॉइंट कितना मिला, V11। जैसे मैंने भी +10 बोला था कि मुझे +10 मिले, वो वैल्यू क्या है, V11। ये मैं ए की पे ऑफ मैट्रिक्स बना रही हूँ कि ए को क्या मिल रहा है, बी का भी कुछ भी मैं नहीं लिख रही, ए को क्या मिल रहा है वो लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, V13, ये मैट्रिक्स की तरह बन जाएगा। ये चीज क्लियर है। जैसे ए की पे ऑफ मैट्रिक्स बन रही है, यहाँ क्या आ जाएगा, V21 आ जाएगा। ऐसे ही हम बी की भी पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। किसकी थी, ए की पे ऑफ मैट्रिक्स। अब किसकी बनाएंगे, बी की भी बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कैसे बी की पे ऑफ मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ पे हमेशा प्लेयर ए ही रहेगा, जो हमारे इधर है प्लेयर ए ही रहेगा, यहाँ हमेशा प्लेयर बी ही रहेगा। चाहे आप बी की पे ऑफ बनाओ, चाहे बी ए की पे ऑफ बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटीज लिख दो 1 2 3 अप टू सोन एंड, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 अप टू सोन एंड। अब यहाँ पे प्लेयर बी का पे ऑफ लिख रही हूँ। अगर मैंने इसको वैल्यू V11 दे दी ए को, तो मेरे जो बी से है वो माइनस हो जाएगी, -V11 रहेगी। ये चीज क्लियर है। अगर ए को पॉइंट मिल रहा है तो एक बी जो है वो पीछे जा रहा है जीतने से, इसको +10 मिला तो उसका -10 वो काउंट होगा। तो ऐसे अगर इसको यहाँ V11 मिला था तो इसका क्या काउंट होगा, -V11। अब एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करूंगी, पहले ये समझ लो।
इसको वैल्यू यहाँ कितनी दी थी V12, तो इसकी क्या हो जाएगी माइनस V12 इस 1 और 2 के नीचे। ये चीज क्लियर हुई। दिस इज अ A की पे ऑफ मैट्रिक्स एंड B की पे ऑफ मैट्रिक्स। नाउ हर बार तो हम दो मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, अब एक सिंगल पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनते हैं बहुत ध्यान समझना, मैं सिचुएशन से समझा रही हूँ, ध्यान समझना। A और B है, ठीक है, गेम खेल रहे हैं। इन्होंने क्या किया, दो कॉइन्स को टॉस किया। क्या करा, दो कॉइन्स को टॉस किया, कर दिया। अगर दो कॉइन्स को टॉस किया, दो सिचुएशन है, दोनों पे हेड भी आ सकता है, दोनों पे टेल भी आ सकता है, एक पे हेड एक पे टेल, दूसरे पे टेल पहले पे हेड, ऐसे 4 सिचुएशंस बन सकती है। ये गेम खेल रहे थे, इन्होंने बोला अगर हेड और हेड आया या फिर टेल टेल आया, मतलब अगर दोनों पे सेम सेम आया तो +1 पॉइंट A को मिलेगा। लेकिन अगर दोनों पे क्या आया, अलग अलग आया, एक पे हेड या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, तो B को +1 मिलेगा। बहुत ध्यान समझना, ये गेम खेल रहे थे, दो कॉइन्स को टॉस किया। इन्होंने गेम क्या खेली कि अगर दोनों कॉइन को टॉस करने पे सेम आए, दोनों पे हेड हेड टेल टेल, तो A को +1 मिलेगा, नहीं तो किसको मिलेगा, B को +1 मिलेगा। अगर ये डिफरेंट आए, इसकी पे ऑफ मैट्रिक्स देखो, हर बार दोनों हम एक ही मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो कैसे बनती है, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है हेड, यहाँ पे क्या लिखा है टेल, यहाँ पे भी क्या लिखा है हेड टेल। क्यों, ये प्लेयर ए के जितनी भी चीजें वो लिखी कि प्लेयर ए के पास हेड टेल है, यहाँ पे भी क्या है प्लेयर बी की, क्योंकि देखो एक्टिविटीज लिखनी थी, तो एक्टिविटीज में दो ही काम है, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यहाँ प्लेयर ए की लिखी, यहाँ प्लेयर बी की लिखी। बहुत ध्यान से समझना, जो यहाँ लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो यहाँ लिखते हैं ना इस साइड, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे जब सिंगल मैट्रिक्स बनाते हैं। ये क्या है हेड हेड, यहाँ पे दोनों हेड क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर दोनों हेड आते हैं तो प्लेयर ए को +1 मिलता है, तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे +1, क्योंकि हेड आएगा तो ए को पॉइंट मिलेगा ना। हम यहाँ पे जितनी मैट्रिक्स बनाते हैं ए के अकॉर्डिंग बनाते हैं, बी को भी कंसीडर करते हैं, बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स इसके लिखते हैं, ए के लिखते हैं, जो यहाँ लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हेड और टेल, ये स्पेस किसकी है, हेड की और टेल की। जब हेड और टेल आता है तो किसको पॉइंट मिलता है, बी को। कितना मिलता है, +1। तो अगर बी को पॉइंट मिल रहा है तो ए को वो पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पॉइंट मिलेगा मेरा लॉस होगा ना। तो अगर बी को पॉइंट मिलेगा तो ए का क्या होगा, लॉस। कितने का, 1 का, क्योंकि 1 ही मिल रहा है ना उसको। तो ये जो मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं वो ए को क्या मिलती है वो लिखते हैं, प्लस मिलेगी या माइनस वो क्वेश्चन बताता है। देखो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, बी को +1 मिल रहा है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग क्या है कि उसका -1 हो रहा है। यहाँ पे ऑब्वियस सा मीनिंग है कि अगर प्लेयर ए का -1 हो रहा है, इट मींस बी को ही पॉइंट मिल रहा होगा। तो जब हम सिंगल मैट्रिक्स बनाते हैं, हम ये नहीं देखते ए को क्या हो रहा है, बी को क्या हो रहा है, हम देखते हैं सिर्फ ए को कि इसका प्लस हो रहा है या माइनस। माइनस का ऑब्वियस सा मीनिंग है कि बी को ही पॉइंट मिल रहा होगा, एक्स्ट्रा से लिखने की जरूरत नहीं कि बी का पॉइंट है। -1 का मतलब ही यही है कि ए का नहीं है, ये बी के पास एक चला गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे टेल और हेड, टेल और हेड मिलते हैं, फिर से किसको पॉइंट मिलते हैं, बी को। ए को नहीं मिलता, ए को अगर बी को +1 मिल रहा है तो ए को क्या मिलता है, -1। यहाँ क्या आएगा, -1। जब मैट्रिक्स बना रहे होते हैं हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसको प्लस मिल रहा है या माइनस मिल रहा है। उसके माइनस का मतलब ऑब्वियस हो जाता है कि ये पॉइंट बी को मिल रहा होगा, तो बी का अलग से प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ए का माइनस खुद चीख चीख के बताता है कि नहीं भाई ये बी वाला पॉइंट है। ठीक है, आगे देखो टेल और टेल है तो इसको क्या मिल जाएगा, दैट इज +1। तो ऐसे एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर ही हम ए और बी का पे ऑफ बना लेते हैं। ए का नेगेटिव का मतलब है कि बी को ही मिल रहा है, और हमेशा ये वैल्यूज ए के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि ए का प्लस हो रहा है कि ए का माइनस हो रहा है। बी का अपने आप डिसाइड हो जाता है, यहाँ पे ए का माइनस हो रहा है, इट मींस बी को ही कुछ मिल रहा होगा। क्लियर चीज, दिस इज अ पे ऑफ मैट्रिक्स। सुपर इजी चीजें हैं, ध्यान से चीजें समझो। अब पढ़ भी लेते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन द प्लेयर्स सिलेक्ट देयर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज द पे ऑफ कैन बी रिप्रेजेंटेड, गेन्स और लॉस। ठीक है ना, ए का गेन भी आ रहा है उसमें और लॉस भी आ रहा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स कॉल्ड द पे ऑफ मैट्रिक्स। जब हम अपने गेन और लॉस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, पे ऑफ मैट्रिक्स। सुपर इजी चीजें हैं, ध्यान से समझो आराम से, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। क्लियर है चीज, चले आगे, पक्का। चलो फिर नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज 2 पर्सन जीरो सम गेम। बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। दैट इज 2 पर्सन, 2 पर्सन का मतलब क्या है कि दो इन्वॉल्व है, ए एंड बी, इनके बीच में गेम चल रहा है, ए एंड बी। इट कैन बी 2 पर्सन। ऐसे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि 2 पर्सन जीरो सम, 2 पर्सन भी हो सकते हैं अलग अलग, जैसे चेस गेम के अंदर होते हैं, या फिर टीम ए टीम बी भी हो सकती है। मतलब मेरे पास दो है जिनको मैंने पॉइंट्स देने हैं, जिनके साथ मैंने गेम खेलनी है। इट कैन बी 2 पर्सन एंड इट कैन बी 2 टीम्स ऑल्सो। आगे चलते हैं। अब आप कहोगे मैम 2 टीमें तो अलग अलग हमारे पास मतलब प्लेयर्स होंगे, लेकिन पॉइंट तो टीम पूरी को मिलता है ना। ऐसे नहीं कि अगर मैं 15 पॉइंट्स उस टीम को दे रही हूँ तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, नहीं। प्ले आपको अगर टीम ए को मैंने दिया 15 पॉइंट्स तो वो टीम ए का रहेगा, वो आपस में हर एक प्लेयर को नहीं पॉइंट मिलेंगे। तो अगर ए और बी हमारे पास पर्सन है, मतलब दो अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं या फिर दो टीम भी जिनको हम पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखो जीरो सम गेम। जीरो सम का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ध्यान समझना, ये मैंने क्या किया, ए बी, ठीक है। मैंने कहा ए को +1 दिया, ठीक है। क्यों दिया? वो बी से गया, है ना। ए को +1 देने का मतलब क्या है कि बी से वो पॉइंट गया, ठीक है, बी से पॉइंट चला गया। किसी का गेन और दूसरे के लॉस को ऐड करो। इसका गेन है +1, दूसरे का लॉस कितना है -1। आपके पास आंसर क्या बन रहा है? 0। इन दोनों को ऐड करो, किसी का गेन दूसरी टीम या दूसरे पर्सन के, आप इसको ऐड करो। अगर आपका सम ऐड करने के बाद 0 बन रहा है, इट मींस वो क्या है? जीरो सम गेम है। तो 2 पर्सन मतलब दो इन्वॉल्व है। इट कैन बी 2 पर्सन और इट कैन बी 2 टीम्स ऑल्सो, ठीक है। दो टीम पे भी अलग से इसका कॉलम बना होता है कि देखो पॉइंट तो मैंने पूरी एक टीम को देना है ना, अलग अलग लोगों को नहीं देना। तो अगर ए और बी है और वो गेम खेल रहे हैं, एक का गेन दूसरे का लॉस, इसको +1 मिला तो इसको -1 हो गया। अगर इनको ऐड किया जाए तो उसका आंसर क्या आ रहा है? 0। तो इसको बोला जाता है जीरो सम गेम। 2 पर्सन और गेन और उसके लॉस को ऐड करके क्या आंसर आ रहा है? 0। तो उसको क्या बोला जाता है? जीरो सम गेम। क्लियर है चीज? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज मैक्सिमम क्राइटेरिया। बहुत ध्यान से समझना। अब फिर सिर्फ बोर्ड पे देखो, बाद में चीजें नोट करना। देखो मैक्सिमम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत ध्यान समझना। मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 2 -1 3 2 -5। सपोज मुझे इसका क्या निकालना है? मैक्सिमम निकालना है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैक्सिमम है तो आप इसको एंड से देखना शुरू करो। एंड में क्या है? मिनिमम है। क्या है? मिनिमम। मैक्सिमम किसका निकलेगा? बहुत ध्यान समझना। आपने जैसे मैक्सिमम लिखा है, पहले एंड पे ध्यान दो, क्या लिखा है? मिनिमम लिखा है। आप रो वाइज मिनिमम निकालो, पहले समझ लो फिर चीजें क्लियर होंगी। रो वाइज मिनिमम निकालो। ये मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है? मैं आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ, इससे आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी। बस यही दो चीजें, एक मैक्सिमम और एक मिनिमैक्स। अगर ये दो चीजें आपने सीख ली ना, बहुत सॉर्टेड हो जाएगा ये वाला टॉपिक आज का, ठीक है। अब देखो पहले क्या करेंगे? रो वाइज मिनिमम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रो वाइज मिनिमम, ठीक है। रो वाइज मिनिमम निकालते हैं। फर्स्ट रो में मिनिमम कौन है? दैट इज 1। इसको सर्कल कर लो। बहुत ध्यान से चीजें समझना, मैं आपको मैक्सिमम निकालना सिखा रही हूँ, बहुत सिंपल है। आपने रो में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है, 1 है। इस रो में दोनों ही 2 है, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को भी मार्क कर दो। नेक्स्ट रो में क्या है? छोटा एलिमेंट कौन सा है? -1 या -5? माइनस में बड़े वाला छोटा होता है। तो ये मैंने क्या किया? सारे रो के मैंने छोटे एलिमेंट ढूंढ ली, ठीक है। इनकी लिस्ट बनाओ। 1 2 -5 मिनिमम वाला काम हो गया। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम। मतलब आप इसमें से मैक्सिमम ढूंढो। मैक्सिमम क्या है? 2। इसी को बोला जाता है मैक्सिमम। बहुत इजी चीज है। आपका आंसर क्या है? 2। बताओ ये डिफिकल्ट था? आपने जब भी मैक्सिमम निकालना है, आप पहले रिवर्स शुरू करो, मिनिमम निकालोगे। किसका? रो का, ठीक है। मैंने रो में सारे मिनिमम को मार्क किया, यहाँ पे लिस्ट लिख दी। अब उसका मैक्सिमम निकालो, जो भी आपने रो के निकाले हैं, दैट इज वो क्या होंगे? 1 2 -5। आंसर क्या आ गया? 2। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। मैक्सिमम और मिनिमैक्स दोनों निकालने आना चाहिए। जो मैक्सिमम होता है वो रो का निकलता है। बहुत ध्यान से समझना, मैक्सिमम किसका निकलता है? रो का। हम हमेशा रिवर्स शुरू करते हैं और जब मिनिमम लेना होता है हम रो के अकॉर्डिंग चलते हैं। कॉलम वाला भी समझाऊंगी। जब मैक्सिमम आता है तो आपने मिनिमम एलिमेंट जो है वो रो में ढूंढना होता है। सारी लिस्ट बना के उसमें से मैक्सिमम कर लो। ये चीज क्लियर है? अभी जब मैं आपको करवाऊंगी ना मिनिमैक्स, फिर आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। 2 स्टेप्स हैं। पहले मिनिमम निकालना है, किसका? रो का। उसकी लिस्ट बनाओ, जो मेरे एलिमेंट्स आए थे उसका मैक्सिमम निकाल लो। ये जो वैल्यू है ना 2, यही आपका मैक्सिमम है।
क्लियर है चीज, मैक्सिमम निकालना आ गया। देख लो, रिवर्स शुरू करना है, मिनिमम से शुरू करना है। नेक्स्ट हम ये क्यों निकलवा रही हूँ, क्या यूज है इसका, क्वेश्चन में यूज होगा, ध्यान से समझो। नेक्स्ट इज मिनीमैक्स। मिनीमैक्स भी ऐसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, मिनीमैक्स, ठीक है। रिवर्स में क्या लिखा है, मैक्सिमम, तो शुरुआत किससे करेंगे, मैक्सिमम निकालने से। तो एक बना लेते हैं, यही हम चेंज करते हैं, चलो लो जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मिनीमैक्स, रिवर्स में मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमम निकालेंगे। जब मैक्सिमम निकालना होता है तब हम रो में नहीं चेक करते, कॉलम में चेक करते हैं। पिछले में लास्ट में क्या लिखा था, मिनिमम, तो मिनिमम रो में से पहले चेक करते हैं, लेकिन अगर लास्ट में मैक्सिमम लिखा हो तो हम कॉलम में से चेक करेंगे। कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज 3। जब मिनिमम ढूंढ रहे थे ना, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जब हम रो में मिनिमम ढूंढ रहे थे तो हम सर्कल लगा रहे थे, ये काम आएंगी चीजें, ध्यान समझना, दोनों एक बार दोबारा भी बताऊंगी। जब रो में मिनिमम निकाल रहे थे तो सर्कल लगा रहे थे, लेकिन जब हम कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं तब मैं स्क्वायर लगा रही हूँ। क्या लगा रही हूँ, स्क्वायर लगा रही हूँ। ये क्यों अलग अलग किया वो भी बताऊंगी, आगे काम आएंगी चीजें। हाँ जी, मैक्सिमम ढूंढना है, कॉलम में ढूंढो, इसमें 3 है और इसमें मैक्सिमम कितना है, -1। जब माइनस लगे होते हैं छोटे वाला ही बड़ा होता है, -1 बड़ा होगा, ठीक है। तो लिस्ट बना दो, इसके एक -1 आया और एक 3 आया। इसमें से मिनिमम ढूंढो, मैक्सिमम हो गया, आपका ढूंढना है मिनिमम। इस लिस्ट में से मिनिमम कौन है, -1। तो जो यहां मेरा मिनिमैक्स है वो कितना आया है, -1। तो ऐसे निकाले जाते हैं वैल्यू। पहले क्या निकाला था, दैट इज मैक्सिमम। आपने हमेशा एंड से निकालना होता है, पहले मिनिमम निकालो, और मिनिमम किसका निकलता है, रो का। तो जब ये मैक्सिमिनिमम हम खेलेंगे तब हम रो वाइज चीजें ढूंढेंगे, लेकिन जैसे ही मिनी मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ढूंढना होगा, तब हम कॉलम वाइज चीजें ढूंढेंगे। रो को सर्कल करना, कॉलम में जब ढूंढ रहे होंगे उसको क्या करना, आप बॉक्स करना, आगे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। तो क्लियर है, मैक्सिमिन और मिनीमैक्स पक्का देख लो। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज सैडल पॉइंट। इसके लिए ही हमने इतना काम किया। सैडल पॉइंट कब मिलता है, जब भी आपका मिनीमैक्स और मैक्सिमिन की वैल्यू इक्वल आती है। मिनीमैक्स और मैक्सिमिन की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा सैडल पॉइंट आ गया। सैडल पॉइंट वो पॉइंट है जिससे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है। अगर सैडल पॉइंट नहीं आएगा तो ऑप्टिमल सोल्यूशन और हमें वे से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पहली हमारी क्या दिख रहेगी, हर क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं। सैडल पॉइंट मतलब हम क्या करते थे, क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया, ठीक है, नहीं तो फिर हम अगली स्ट्रैटेजी पे जाते थे। तो अगर सैडल पॉइंट हमें इजीली मिल गया तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशंस बहुत इजीली मिल जाएंगे, लेकिन अगर इससे नहीं मिला और हम मेथड सीखेंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी चेक करने की कि सैडल पॉइंट है या नहीं। अगर सैडल पॉइंट मिल रहा हुआ तो इजी है चीज, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे स्ट्रैटेजी सीखेंगे हम। तो सैडल पॉइंट कब होता है, जब हमारा मिनीमैक्स मैक्सिमिन के इक्वल आ जाए, उस पे हम क्या कहते हैं कि इस वाली मैट्रिक्स के पास सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट से हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन कंफर्म हो जाता है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो सैडल पॉइंट हमें वैल्यू भी दे देते हैं कि हमारी जब गेम को हम खेलेंगे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी पता लगेगी, हमारा आउटकम, बेस्ट आउटकम क्या होने वाला है। आउटकम का मतलब गेम खेलने से मुझे मिला क्या, वो हमें सैडल पॉइंट बताएगा। और भी अच्छे से क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, सो डोंट वरी, आराम से चीजें समझो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड सोल्यूशन ऑफ गेम थ्योरी प्रॉब्लम यूजिंग सैडल पॉइंट। कहता है गेम थ्योरी दे रखा है, इसका आप सोल्यूशन निकालो। देखो प्लेयर ए दिए हुए हैं, A1 A2 A3 A4, इसकी एक्टिविटीज है। B1 B2 B3 B4 ये प्लेयर B की एक्टिविटीज है कि वो क्या क्या करेगा। उसके बाद यहाँ पे इनके आउटकम्स दे रखे कि अगर A1 A स्ट्रैटेजी चलेगा, इसकी B1 तो आउटकम कितना होगा 20, यहाँ 15, ये सारी आउटकम्स दी हुई है। आपको क्या बताना है, सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है कि आपको ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बतानी है। क्या बतानी है, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। तो स्टेप नंबर 1 लिखिए फटाफट से, बहुत इजी है, इसको ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1 इज मैक्सिमिन निकालना। स्टेप नंबर 1 क्या है, मैक्सिमिन निकालना। मैक्सिमिन के लिए क्या करेंगे, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 20 आ जाएगा, 15,
12 35 है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। फिर 25 14, जल्दी से मेरे से पहले लिखो, ये क्वेश्चन साथ साथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 40, यहाँ पे आ जाएगा 2 दैट इज 10, यहाँ क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट इज -5 4 11 0, ये यहाँ पे आउटकम लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसको +20 मिल रहा है, यहाँ इसको -5 देना पड़ रहा है भाई उसको, तो यहाँ पे -5 लिखा हुआ है। उसी तरह की ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन है। हम सबसे पहले गेम थ्योरी में अगर सैडल पॉइंट का मेरे पास मेथड है तो मैं क्या करने वाली हूं, मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी, मैक्सिमिन निकालूंगी। स्टेप नंबर 1 इज मैक्सिमिन निकालना। जल्दी से निकालो मैक्सिमिन। कैसे निकालेंगे, पहले आप मिनिमम एलिमेंट ढूंढो। किसमें ढूंढोगे मिनिमम एलिमेंट, दैट इज इन द फर्स्ट रो। जब भी मैक्सिमिन निकालना हो, ये बार बार रब हो जाता है टॉप की वजह से। चलिए मैक्सिमिन निकालना हो, बिल्कुल पीछे से शुरू करते हैं, मिनिमम निकालना। मिनिमम रो का निकलता है। मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, दैट इज मेरे पास है 12, है ना, इसको सर्कल कर लो। नेक्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू निकालो, दैट इज 8। नेक्स्ट रो में कितनी है, दैट इज 2, और उससे नेक्स्ट रो में कितनी है -5। 0 पे ना जाना जल्दी से, नेगेटिव वैल्यू भी है। तो मैंने सारी मिनिमम वैल्यूज को मार्क कर लिया। यहाँ पे लिख लो 12 8 2 -5। तो यहाँ से मैक्सिमम क्या आएगा, इन सब का मैक्सिमम कितना है, मुझे तो 12 मिल रहा है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 12। तो मैक्सिमम कितना आया 12। तो स्टेप नंबर 1 इज मैक्सिमम निकालना। क्या निकालना, मैक्सिमम। मिनिमम बाद में है तो मिनिमम पहले निकलता है, जो एंड में लिखा होता है ना वही पहले निकलता है, मिनिमम निकलेगा। और मिनिमम हमेशा पहले रोज में से निकलता है। ये चीज क्लियर है। इसी में ही स्टेप नंबर 1 में जैसे मैक्सिमम निकालना है, यहाँ पे लिख दो मिनिमैक्स। स्टेप नंबर 1 में इसी मैट्रिक्स के अंदर पहले मैक्सिमम, फिर इसी मैट्रिक्स के अंदर मिनिमैक्स निकलेगा। तो स्टेप नंबर 1 कंबाइन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स। चलो निकालते हैं फिर यहाँ से कैसे वैल्यूज निकलेंगी, बहुत ध्यान समझना। दैट इज अब कॉलम में देखो, मिनिमैक्स निकालना है मुझे, मैक्सिमम वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी एंड वाली, तो कॉलम में मैक्सिमम ढूंढते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 40, स्क्वायर मार्क कर दो। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, जैसे यहाँ पे है 15 कर दो। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे है 12 मार्क कर दो। इस कॉलम में मैक्सिमम कितना है 35 मार्क कर दो। सबकी लिस्ट बनाओ, कितना है 40 15 12 35। अब मेरे को क्या ढूंढना है, इनमें से मिनिमम। मिनिमम कितना है 12, तो मेरा जो मिनिमैक्स है वो कितना आ गया 12 आ गया। मैक्सिमम भी 12 आया, मिनिमैक्स भी 12 आया, इसका मतलब इसके पास सैडल पॉइंट है। और जब भी वो सैडल पॉइंट वही होता है, देखो जो यहाँ इक्वल आ रहे हैं ना, वही यहाँ पे मैट्रिक्स पे उसके ऊपर सर्कल भी होता है और स्क्वायर भी होता है, यही वैल्यू होती है। जो आपके आंसर्स इक्वल आ रहे होते हैं मिनिमैक्स और मैक्सिमम के, वो वही वैल्यू होती है जिसके ऊपर सर्कल भी है और स्क्वायर भी। इसलिए मैंने कहा था कि जब आप रो में मिनिमम ढूंढ रहे होगे तो सर्कल लगाना, कॉलम में ढूंढ रहे होंगे तो स्क्वायर लगाना, ताकि आपको दिख जाए कि स्क्वायर और सर्कल जिस पे दोनों पे है वही आपकी वैल्यू है जो इक्वल आने वाली है। 12 और 12 इक्वल आ रहे हैं, ये चीज क्लियर है। चलें आगे, पक्का। तो इसके पास क्या है, सैडल पॉइंट है, ठीक है, सैडल पॉइंट है। उससे क्या पता लगा, पहले तो पता लगी वैल्यू ऑफ गेम। जब हमें ऐसे पता लग जाता है, ठीक है, देयरफॉर इट हैज अ सैडल पॉइंट। उसके बाद ऑप्टिमल चीजें पता लगेंगी, है ना, इट हैज अ सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट पता लगने के बाद क्या करेंगे, सैडल पॉइंट पता लगने के बाद हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ गेम। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ गेम। वो कितनी आई है 12, जो यहाँ पे जिसके ऊपर सर्कल स्क्वायर भी है या फिर को जो यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं वो वैल्यू ऑफ गेम होती है। मतलब गेम के बाद क्या हमें आउटकम मिलने वाला है, कौन, ये सारी स्ट्रैटेजीज तो नहीं चलेंगे ना, कोई स्ट्रैटेजी होगी कोई नहीं होगी, तो मेरी वैल्यू ऑफ गेम आउटकम क्या होगी एंड में, इन सारी स्ट्रैटेजी से आउटकम क्या होगी मेरी एंड में, दैट इज वैल्यू ऑफ गेम। गेम के बाद आउटकम कितना है, दैट इज 12 पॉइंट्स या 12 अमाउंट जो भी, तो आउटकम कितना है 12 है। और क्या पता लगा, और इससे पता लगा ए और बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी कौन सी है। ये ए की है ना, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे चाहे A1 A2 A3 A4 चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स के ऊपर ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ए के लिए कौन सी है, दैट इज A1, क्योंकि ये वाली वैल्यू A1 के अंदर आई है, देखो यहाँ पे A1 के अंदर आई। और बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी कौन सी है, ये वाली, वो कौन सी है B3। तो आपको 3 चीजें बतानी होती हैं क्वेश्चन के एंड में। पहले तो सैडल पॉइंट मिल गया, ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद हम बताएंगे कि वैल्यू ऑफ गेम कितनी है, वैल्यू ऑफ गेम कितनी है, वो 12 है। और उसके बाद आपको पता लगना चाहिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी कौन सी है, ए के लिए है A1 और बी के लिए है B3, जहां पे ये 12 आता है कि जो वैल्यूज इक्वल है या फिर जिनके ऊपर सर्कल
सर्कल या स्क्वायर दोनों है वो आपकी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बताते हैं। ए के लिए कौन सी है A1 एंड बी के लिए कौन सी है B3। अब पेपर में कैसे लिखना है, ये सारा करने के बाद मिनी मैक्स मैक्सिमम लगाने के बाद निकालने के बाद आपके पास लास्ट में क्या लिखना है, द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ द प्लेयर्स आर, कि दोनों प्लेयर्स के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज क्या रहने वाली हैं, दैट इज द प्लेयर A विल ऑलवेज अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 1 एंड द प्लेयर B विल ऑलवेज अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 3। ये हमेशा स्ट्रैटेजी 1 लेगा और ये हमेशा स्ट्रैटेजी 3 लेगा। ये ऑलवेज क्यों लिखा है, चेंज भी तो हो सकते हैं स्ट्रैटेजी। ये जो हम सैडल पॉइंट वाला क्वेश्चन करते हैं ये प्योर स्ट्रैटेजी के अंदर आता है, जिसका सैडल पॉइंट हो वो प्योर स्ट्रैटेजी का, या फिर वो प्योर स्ट्रैटेजी वाले का सैडल पॉइंट आता ही आता है। प्योर स्ट्रैटेजी में एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो होती है ना, वो मतलब श्योर है कि मुझे यही फॉलो करना है, तो प्लेयर A विल ऑलवेज वहां पे स्ट्रैटेजी 1 स्ट्रैटेजी 3। तो सैडल पॉइंट में हमेशा प्योर स्ट्रैटेजी वाला कंसेप्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज वर्ड लिखा जाता है, दैट इज ऑलवेज स्ट्रैटेजी 1 एंड दैट इज ऑलवेज स्ट्रैटेजी 3। क्लियर है चीज। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहीं पे पोज कर दो, पहले खुद से करो जल्दी से, फिर मैं करवाती हूँ। यहाँ पे भी लिखा है फाइंड सोल्यूशन ऑफ गेम थ्योरी प्रॉब्लम यूजिंग सैडल पॉइंट। नहीं किया ना खुद से, मतलब मेरे साथ साथ करोगे ना, अरे एक बार पोज करके खुद से करो, क्वेश्चन सही हो गया ना आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया हो जाएगा, उसका हमेशा मैच करना, कर लो खुद से। हाँ जी, ये मेरे को प्लेयर ए और प्लेयर बी की एक्टिविटीज दी हुई है, ये मुझे दिया हुआ है उनका पे ऑफ, मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्टिमल बताना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी ये फॉलो करे। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 1 देखो क्या है। स्टेप नंबर 1 दैट इज मिनीमैक्स निकालना एंड मैक्सिमिन निकालना। जो मर्जी पहले निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन निकालना सुपर इजी है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, मैं ये भी साथ साथ बताऊंगी कि पेपर में चीजें लिखनी कैसे। आपने पहले क्या निकालना है, मिनीमैक्स। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि रो में क्या ढूंढने हैं, मिनिमम ढूंढने। ठीक है, रो में मिनिमम ढूंढो। पहली रो में 2 मिनिमम है, बहुत ध्यान समझना, -2 है ना, 14 तो बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, -2, वो भी 2 बार आ रहा है, तो दोनों को क्या कर लो, सर्कल कर लो। और जब आप पेपर में करोगे ऐसे सर्कल, यहाँ पे वो लिस्ट लिख दो जो आप रो मिनिमम वाली लिखते हो। मैं पहले साइड पे लिखवा दी ना आपको समझाने के लिए कि मिनिमम एलिमेंट साइड पे लिख दो, पर अब जैसे आप रो मिनिमम करोगे उसी के साइड पे वो एलिमेंट लिख दो मिनिमम वाला। एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करनी है चीजें। आगे देखो एक बार मैंने कंसेप्ट समझा दिया, मिनिमम ऐसे ढूंढना है, अब पेपर में कैसे लिखना है वो चीजें भी साथ साथ बता रही हूं। इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, -6 को सर्कल करो और यहाँ पे लिख दो, रो के सामने उसका मिनिमम एलिमेंट लिख दो। अब यहाँ से देखो सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, -8, सर्कल कर दो और क्या लिख दो यहाँ पे, -8, और यहीं पे लिख दो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, दैट इज मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, -2। तो पेपर में जो आप लिस्ट बनाओगे मिनिमम एलिमेंट्स की रो की, हर रो के सामने लिख देना और वहीं लिख देना मैक्सिमम इक्वल्स टू -2। क्लियर है चीज, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तब आप उसी के सामने लिख देना। जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स हो गया, आप एक बार मैट्रिक्स तो बनाओगे ना, इसको फॉर्म में ऐसे टेबल की फॉर्म में तो लिखोगे ना, तब उसके सामने मिनिमम एलिमेंट लिख देना। ऐसे मैट्रिक्स बनाओगे, ये ऊपर लिखे रहने देना मैट्रिक्स के ऊपर, ऐसे मैट्रिक्स बन जाएंगे ना एग्जाम में। जो भी आप लिखोगे यहाँ पे A1 A2 A3, यहाँ पे B1 B2 B3, है ना, ये मैट्रिक्स आप बनाओगे एग्जाम में, उसके सामने क्या लिखोगे, मिनिमम एलिमेंट लिख दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला मैक्सिमिन। अब क्या निकालेंगे, मिनी मैक्स निकालेंगे। क्या निकालने वाले हैं, मिनी मैक्स। सुपर इजी है। अब मिनी मैक्स कैसे निकलता है, कॉलम में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे मुझे तो -2 मिला, मार्क कर दो, यहाँ लिख दो -2। नेक्स्ट देखो मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 20, मार्क कर दो, यहाँ 20 लिख दो। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा, दैट इज मुझे यहाँ पे मिला है -2, तो -2 को मार्क कर दो। ये चीज क्लियर है। अब इसमें से लिस्ट में से क्या निकालेंगे, हमें मिनीमैक्स निकालना है ना, लिस्ट में से मैक्सिमम नहीं मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे। जब कॉलम में से मैक्सिमम ढूंढ लिया, अब उसमें से मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। मिनिमम एलिमेंट क्या है, -2, तो मिनीमैक्स कितना आ गया यहाँ पे, मिनीमैक्स इज -2। तो मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब इसमें सैडल पॉइंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने टेबल में एक चीज नोट की, यहाँ पे 2 वैल्यूज है जहां पे सर्कल भी आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है। मैंने तभी आपको
कहा था ना, इंपॉर्टेंट चीज है कि एक को सर्कल से करो, एक को स्क्वायर से, आपको चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे दो वैल्यूज है जहाँ पे सर्कल भी आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है। इट मींस यहाँ पे एक नहीं दो सैडल पॉइंट है। कितने सैडल पॉइंट है? 2 सैडल पॉइंट्स हैं। तो एक सैडल पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकता है, दो सैडल पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो सिंगल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 सैडल पॉइंट्स हैं। ठीक है, 2 सैडल पॉइंट्स मिलके कौन से हैं? दैट इज A1 एंड B1। आप सैडल पॉइंट्स भी बता सकते हो कौन से हैं। दैट इज A1 B1 है और कौन सा है? A1 B3। 2 सैडल पॉइंट्स है हमारे पास। ये चीज क्लियर है? कितने हैं? 2। जहां पे सर्कल और स्क्वायर बनता है वो हमारे सैडल पॉइंट्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी जहां सर्कल स्क्वायर था, आप लिख सकते हो सैडल पॉइंट जो भी वहां था। दैट इज यहाँ पे A1 एंड B1 है। ये रहा A1 एंड B1, ये वाला पॉइंट A1 एंड B3। ठीक है, सैडल पॉइंट मिल गया। मैक्सिमम मिनिमैक्स के तो इक्वल है ना -2 ये तो पक्का था कि सैडल पॉइंट मिलेगा, लेकिन कितने मिल रहे हैं हमें? 2 सैडल पॉइंट मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें क्या चाहिए होती है? ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो निकाल लेते हैं। दैट इज ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या है? ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी कौन सी है? ए के सामने सैडल पॉइंट एक ही लाइन में आ रहा है, दैट इज A1। तो ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है फर्स्ट वाली। ए के लिए कौन सी है? सिर्फ फर्स्ट वाली ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि दोनों ही सैडल पॉइंट फर्स्ट रो के अंदर आ रहे हैं। तो ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी कौन सी है? फर्स्ट वाली। बी के लिए कौन सी है? B1 एंड B3 दोनों में आ रही है। तो बी के लिए कौन सी है? B1 एंड B3। तो ए के लिए एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है, दैट इज 1, एंड बी के लिए 2 ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है, दैट इज 1 एंड 3। ये दोनों स्ट्रैटेजी इसके लिए सही है। अब आगे चलते हैं। अब हमने तो कहा था ये, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, हमने कहा था ये प्योर स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है। इट मींस स्ट्रैटेजी एक ही फॉलो कर रहे होंगे। हमारी डिटरमिन्ड स्ट्रैटेजी है कि यही फॉलो करनी है। यहाँ पे ये 2 स्ट्रैटेजी हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि डिटरमिन्ड है या नहीं है? बहुत ध्यान समझना। प्योर स्ट्रैटेजी के ही केस में हमें सैडल पॉइंट मिलते हैं। अगर मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का केस हो तो हमें सैडल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। बहुत ध्यान समझना। सैडल पॉइंट मिला, इट मींस ये प्योर स्ट्रैटेजी का ही क्वेश्चन है, या फिर को प्योर स्ट्रैटेजी है तभी सैडल पॉइंट मिला है। अब हमें पता करना है कि ये वाला डिटरमिन्ड है या नहीं, मतलब ये जो हम स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं ये प्योर स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि नहीं। इसके लिए एक चीज होती है, दैट इज आप वैल्यू ऑफ गेम निकालो। क्या निकाल रहे हो? वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम कितनी है? दैट इज -2, है ना। वैल्यू ऑफ गेम कितनी है? -2। वो कैसे पता लगा? जिसपे सर्कल और स्क्वायर दोनों आ रहे हैं वो हमारी वैल्यू ऑफ गेम है। अगर मेरा मिनिमैक्स और मैक्सिमिन, ध्यान समझना, अगर मेरा मिनिमैक्स, मैक्सिमिन और वैल्यू ऑफ गेम सेम है, इसका मतलब ये डिटरमिन्ड स्ट्रैटेजीज हैं, मतलब ये स्ट्रैटेजी ही फॉलो होंगी। उसके पास दोनों ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट एंड थर्ड कर सकता है, लेकिन श्योर है वो। ये नहीं कि अगर सामने वाले ने कुछ और करा तो मैं कुछ और स्ट्रैटेजी खेल दूंगी, नहीं, मेरी स्ट्रैटेजीज श्योर है। मैं 1 से भी जीत सकती हूँ, थर्ड से भी जीत सकती हूँ, सामने वाले से मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड दोनों लिखी है। तो अगर आपके पास वैल्यू ऑफ गेम, जिसपे सर्कल स्क्वायर आता है, वो वैल्यू ऑफ गेम होती है। अगर आपके पास वैल्यू ऑफ गेम, मिनिमैक्स और मैक्सिमिन सारी तीनों की तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो वो आपका डिटरमिन्ड होता है, मतलब वो प्योर स्ट्रैटेजी होता है। सैडल पॉइंट होता ही प्योर स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन के अंदर है। नेक्स्ट चीज आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये फेयर गेम है या नहीं है। बहुत ध्यान समझना, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ये आपने एग्जाम में कैसे लिखना है, जैसे टेबल बनाया, ठीक है, उसके बाद ये लिखना 2 सैडल पॉइंट्स है, फिर आपने लिखना है कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी कौन सी है, A1 की फर्स्ट है, B की फर्स्ट एंड थर्ड है, उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम लिखना, दैट इज -2। उसके बाद आप ये बताओगे, वो ध्यान से चीजें समझना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास ये जो गेम है वो फेयर है या नहीं है, कि गेम फेयर है या नहीं है। अगर आपके पास, बहुत ध्यान से समझना, अगर आपके पास मिनिमैक्स, ठीक है, मैक्सिमिन, ठीक है, और उसके बाद दैट इज वैल्यू ऑफ गेम, अगर ये सारी 0 आती हैं तो ये फेयर गेम होती है। फेयर गेम का मतलब आप क्या कह सकते हो कि सब कुछ फेयरली चला, पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन सब ठीक से हुई, दैट इज आपके पास फेयर गेम चलिए। लेकिन अगर ये 0 नहीं है, जैसे इस केस में 0 नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फेयर गेम। फेयर गेम चेक करने का मेथड क्या है कि मिनिमैक्स, मैक्सिमम और बी की वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ गेम, तीनों 0 होने चाहिए, तब आपके पास फेयर गेम होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो दिस इज नॉट अ
फेयर गेम। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए। वैल्यू ऑफ गेम पूछ लेते हैं, सेटल पॉइंट पूछ लिया, फेयर है कि नहीं, डिटर्मिन्ड है कि नहीं, मैंने सारी चीजें बता दी। डिटर्मिन्ड के लिए क्या होता है कि ये तीनों इक्वल होने चाहिए, जीरो होने की जरूरत नहीं है, मिनिमैक्स मैक्सिमम वी इक्वल होने चाहिए। वो -2 थे तो डिटर्मिन्ड है, ये प्योर स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये सारे जीरो नहीं थे तो इसका मतलब ये फेयर गेम नहीं है। ये सब मैंने आपको चीजें बता दी जो भी इससे रिलेटेड चीजें आती है। ये चीज क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं गेम थ्योरी पे और मैथड्स, बहुत सारी चीजें समझाऊंगी। इन जितनी भी हमने थ्योरी लिखी है इनको एक बार अच्छे से पढ़ना कि क्या कहना चाहते हैं, डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.